हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ फेवरेट एम्प्रेस के सेकंड पार्ट को लेकर। एंड आई होप आपको ये एफएफ पसंद आ रहा होगा। एंड आई एम सॉरी गाइस, आज का पार्ट थोड़ा सा छोटा रहेगा कंपैरिजन टू लास्ट एपिसोड, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम है इसलिए। एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम अब नहीं लूँगी और मैं आज के स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। वैसे भी पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, आपको शिकायत वैसे भी रहेगी। चलो आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन हम देखते हैं, एक बड़ी सी नदी है। उस नदी के किनारे एक घोड़े को बांध करके रखा गया है। उससे थोड़ी दूरी पर काफ़ी सारे घोड़े और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। पर हाँ, इस तालाब के किनारे पर सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। वो दोनों तालाब में एकदम बैठे हुए हैं उसके करीब में। उनमें से एक व्यक्ति अपने पैरों को तालाब के पानी में डाल करके बैठा हुआ है और सामने उस खूबसूरत मंजर को देखे जा रहा है, जो कि बहुत बहुत सुंदर है, बेहद सुंदर है। एम्परर वांग जी विंग को देख रहे हैं। उनकी एम्प्रेस आज बहुत खुश नज़र आ रही है और जो उन्हें बहुत 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 ज़्यादा खुशी देखा जा रहा है। वांग जी विंग को बस घूरे जा रहा था। विंग को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, पर उसने कहा खुद से ही कि गॉड जो चाहे वो कर सकते हैं। वो जैसे चाहे उसे घूर घूर कर देख सकते हैं और सामने वाला इंसान मना करने की हालत में भी नहीं रहता है। और वैसे भी विंग तो एक छोटी सी स्पिरिट है। विंग के मन में तो यही था कि वो स्पिरिट है और इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया है, हेवन में आ गया है और वहाँ रह रहा है। विंग को बहुत मजा आया आज। विंग अचानक ही कहता है, गॉड, क्या यहाँ आसपास कोई और जगह नहीं है घूमने के लिए? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है ना, हमारा पूरा राज्य, बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें पूरा गुसु राज्य घुमा सकता हूँ। विंग तुरंत कहता है, अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मुझे घुमा सकते हैं, मुझे अच्छा ही लगेगा। विंग ने अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहा। वांग जी भी तुरंत खड़ा हो गया। उसके साथ साथ वहां पर बैठे हुए काफी सारे सैनिक जो उसके साथ आए हुए थे, साथ ही में उसका सेनापति जिन जिशुआन, जो यानली के साथ निकल तो रहा था, पर उसका फर्ज बनता है वांग जी को प्रोटेक्ट करना। तो उसने कहा था जब वो लोग वापस जाएंगे तब वो यानली को लेकर जाएगा अपने घर। अभी जिशुआन भी वहां पर था, वो भी खड़ा हो गया कि एम्परर को क्या हुआ। एम्परर जिसने अपनी एम्प्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया, विंग ने उनके हाथ को आराम से पकड़ लिया। वांग जी विंग के कमर को पकड़ के उसे घोड़े पर बिठा देता है और खुद उसके पीछे बैठ जाता है। फिर उसकी कमर में अपने हाथ को एकदम टाइटली रैप कर लेता है और घोड़े की लगाम को टाइटली होल्ड करके चलने लगता है। बाकी सारा काफिला वांग जी के पीछे चल रहा था। वांग जी एक एम्परर है, भले उसने अभी एम्परर के जैसे वेशभूषा नहीं धारण की हो, फिर भी उस पर हमला होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए वहां पर कुछ सैनिक आए हुए थे उसके साथ में, उन दोनों की रक्षा करने के लिए। वांग जी विंग को अब गुसु राज्य के अंदर ले आया था। रात का समय हो चुका था, जहाँ पर हर जगह बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे जिन पर बहुत सारा सामान बिक भी रहा था। काफी लोग चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे थे खरीदने के लिए। वांग जी और विंग अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक सैनिक आकर उस घोड़े को थाम लेता है। इसके बाद वांग जी और विंग साथ में चलने लगते हैं। विंग, जिसकी आंखें चमक रही थी, वांग जी देख पा रहा था कि विंग को यहाँ पर घूमना है, तो वो कहता है कि विंग जो चाहे वो खरीद सकता है। वांग जी हर एक चीज के पैसे दे देगा। विंग हैरान होकर पूछता है, क्या यहाँ पैसे भी लगते हैं? वांग जी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो सोचता है विंग के सर पर चोट लगी है ना, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई है। वांग जी कहता है, हाँ लगते हैं, यहाँ सब कुछ होता है, हम यहाँ पर चीजें खरीदेंगे, चलो। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग तुरंत वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है और वो दोनों चलने लगते हैं। वांग जी चलते चलते विंग को देखे जा रहा था। विंग हर एक जगह पर जा करके किसी न किसी चीज को छू ही रहा था और वांग जी उस हर एक चीज को खरीदे जा रहा था जो विंग टच कर रहा था। विंग को पता भी नहीं था कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो उसने बस देखकर रख दी हैं, ये सोचकर कि ये कोई खास अच्छी नहीं है। कभी कभी ये सोचकर कि ये बहुत अच्छी है पर ये बहुत महंगी हो सकती है। कभी कभी ये सोचकर कि ये ठीक ठाक है। उसने अपनी मर्जी से कुछ कम ही चीजें खरीदी हैं, लेकिन जो भी विंग ने टच किया सब कुछ वांग जी ने बाय कर लिया था। विंग काफी जगह पर बहुत सारी चीजें खरीद रहा था और खा रहा था, साथ में वो अपने हाथ से वांग जी को खिला रहा था। वांग जी जो कि बहुत सारे नियमों में पला बड़ा है और एक राज्य का महाराज है, इसलिए उसे कभी भी इस तरह की कोई भी चीज खाने की परमिशन नहीं थी, पर विंग के हाथ से वो हर एक चीज खा रहा है।
बिना ये देखे कि उसमें कुछ मिला हो सकता है। स्पेशली विंग जो खुद पहले टेस्ट करता है और फिर अपना जूठा वांग जी को दे रहा था और वांग जी उसे खा भी रहा था। पीछे खड़े हुए सैनिक तो बस हैरान हुए जा रहे थे, उनका एम्परर अपनी एम्प्रेस का जूठा खा रहा है। अभी वांग जी और विंग आगे निकल आए और लास्ट में वो लोग अब एक इन में रुकने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है और वापस जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। वांग जी और विंग दोनों एक इन बुक करते हैं। वांग जी ऑब्वियसली एक इन बुक करता है पूरा का पूरा, जिसमें उसके सैनिक और वो खुद रहेगा। वहां पर विंग और वांग जी एक रूम लेते हैं जो कि उस इन का सबसे बड़ा रूम था और सबसे लग्जरियस रूम था। वांग जी विंग को लेकर वहां जाता है जहां पर एक बेड था जो कि काफी ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। वांग जी के कहने पर ही शायद जो ऐसा किया गया था। उस कमरे में हल्की हल्की स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि वहां पर काफी सारे फूल रखे गए थे जिनकी महक पूरे कमरे में जैसे फैल गई थी। वांग जी विंग को लेकर उस बेड पर बैठ जाता है। विंग को कुछ तो अलग फील हो रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग को अलग अलग सा महसूस होने लगा अचानक से। तो विंग जिसने कहा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या क्या मैंने कुछ गलत किया है? गलत किया है तो आप बता सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत बोलता हूँ और गलती गलती में ना मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ। अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और फिर से दोबारा वो गलती कभी नहीं करूंगा। आप मुझे निकाल तो नहीं देंगे ना हेवन से? वांग जी विंग की बात सुनता है और हंसने लगता है। वांग जी को हंसता हुआ देख कर ना विंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो कंफ्यूज भी था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि विंग कितना बदल गया है। सच में ये विंग उसे ज़्यादा पसंद है। हालांकि विंग के दोनों रूपों से वांग जी को प्यार है, पर ये विंग कुछ ज्यादा ही क्यूट है, बबली सा है। ये विंग उसे ज्यादा पसंद है। वांग जी विंग से कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें अपने घर घुमा लाऊं। विंग कहता है, मतलब कौन कौन से घर? मतलब तुम्हारे माता पिता के साथ। क्या तुम उन्हें देखने नहीं जाना चाहोगे? विंग कहता है, मेरे माता पिता? वो कहाँ हैं? वो लोग जियांग राज्य में रहते हैं। तुम चाहो तो तुम अपनी बहन से और अपने भाई से, अपने माता पिता सबसे मिल सकते हो। विंग सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, पर मैं उनसे क्यों मिलूं? वो मुझे परेशान करते थे, मुझे मारते थे। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, वो फिर से मुझे मारेंगे। आप मुझे निकालना चाहते हो ना? मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलकर विंग जो वांग जी के उन रोप्स की बड़ी बड़ी स्लीव को पकड़ लेता है और कहता है, मत निकालिए ना, मत निकालिए ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं 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 माफी मांगता हूँ कोई गलती हुई तो। वांग जी विंग को गले लगा लेता है। वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग रोने क्यों लगा। विंग से तो उसने उसके मन की बात कही है। विंग तो हमेशा से उसके घर जाना चाहता था, एक बार अपने परिवार से मिलना चाहता था। वांग जी को कुछ तो गलत लग रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि उसे पहले विंग को पहले उसकी सिस्टर से मिलवाना होगा। इसके बाद शायद विंग थोड़ा ठीक महसूस करेगा। वांग जी विंग को गले लगाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब तुम्हारे उस घर में कभी नहीं भेजूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। विंग वांग जी को गले लगाते हुए ही रोता रहता है और कब रोते रोते वो सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। विंग एक तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा उसने घूमा है पूरे दिन में। वांग जी ने उसको इतना सारा कुछ घुमाया है। वो पहले घोड़े पे घुमा, फिर उसने पूरा मार्केट देखा, इसलिए विंग बहुत थक गया था और इसी वजह से वो सो गया। विंग वहाँ सो गया था वांग जी की बाहों में। वांग जी को जब महसूस होता है कि विंग सो चुका है तो वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे अच्छे से एडजस्ट करके लिटा देता है। फिर उसके पास में ही लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर खींचकर अपनी चेस्ट पे उसे सिला लेता है। साथ ही वांग जी विंग को हग कर लेता है। उसके फोरहेड पे किस करते हुए वांग जी अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा और समय देता, तुम्हें समझने की कोशिश करता, तो शायद तुम ये कदम कभी नहीं उठाते। और अगर तुम ये कदम नहीं उठाते तो वो नहीं होता जो हो चुका है। गलती मेरी ही है। वांग जी ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू की एक परत आ जाती है और जैसे ही वांग जी अपनी आंख बंद करता है उसकी आंखों से वो आंसू ओझल हो जाते हैं और उसके बिस्तर को गीला कर देते हैं। पर वांग जी को इस बात की परवाह नहीं थी। वांग जी को परवाह थी तो बस विंग की। वांग जी फिर सोचने लगता है कि ये सब कब से और कैसे चालू हुआ। दरअसल वांग जी
अपना क्राउन संभाले हुए था, अपना राज्य संभाले हुए था। गुसु राज्य सारे राज्यों में सबसे ऊपर की ओर चलता है, मतलब सबसे ऊपर है। बाकी राज्य उससे काफी नीचे नीचे हैं, लेकिन वो भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है। पर ये कह सकते हैं कि जियांग राज्य ना तो बहुत स्ट्रांग की पोजीशन में है और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल का कोई राज्य था। पर हाँ, वो एक राज्य था जो गुसु को कई महीनों तक युद्ध में डट कर खड़े रह सकता था उसके खिलाफ में। पर वांग जी जो लड़ाई की मूड में बिल्कुल नहीं था, उसका था कि सारे राज्यों से अपना अपना संबंध बना ले, जिसके चलते वांग जी के फादर ने सब लोगों को ये प्रस्ताव दिया कि वो लोग संधि कर सकते हैं, मैत्री संधि, जिसके चलते उनका राज्य किसी दूसरे राज्य को बिना उसकी गलती के और बिना भेदभाव, बिना किसी राजद्रोह के उन्हें सजा नहीं दे सकता, उन पर हमला नहीं कर सकता, युद्ध नहीं छेड़ सकता। और इस संधि के लिए बाकी राज्यों की शर्त थी कि हम अपनी अपनी एक बेटी गुसु राज्य में भेज देंगे, अपना अपना एक बेटा या फिर गुसु राज्य में भेज देंगे। इसके चलते वांग जी के काफी सारे कॉन्क्यूबाइंस हो गए थे, काफी मेल थे और काफी सारे फीमेल थे। और उनमें से एक थी जियांग यानली। जियांग यानली जो कभी भी वांग जी से शादी करना नहीं चाहती थी, पर उसे वांग जी के पास भेज दिया था कॉन्क्यूबाइन बनाकर, और वो उसकी मदर ने जबरदस्ती किया था। वो भी इसलिए क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था और बड़े बच्चे को ही भेजा जा रहा था। बड़ी बेटी यानली थी, यानली जो सीक्रेटली किसी और से प्यार करती थी और उसे शादी भी कर चुकी थी भागकर। जब यानली के पेरेंट्स को ये पता चला तो उन्होंने गुसु राज्य में जाकर माफी मांगी। वांग जी को इतना गुस्सा आ गया कि वो तुरंत निकल गया यानली को ढूंढने के लिए। भले उसकी कोई इच्छा नहीं थी किसी से भी इस तरीके से अपने राज्य में किसी को रखने की, पर उसका मेल ईगो जो था ना वो हर्ट हो गया था। वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, उसका वो स्ट्रॉन्ग अल्फा वाला जो ईगो है वो हर्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो वहां से चला गया सीधे जियांग राज्य, जहाँ पर राजकुमारी जियांग यानली और उनका नया नया हुआ हस्बैंड जिन जुशवान दोनों रह रहे थे। वहाँ वो सब लोग बिल्कुल बिंदास बैठे हुए थे। उनके माता पिता गए थे बात करने के लिए, मैडम यू और जियांग फैमियन। वहाँ पर विंग, जियांग चेंग, जिन जुशवान और यानली चारों लोग बैठ करके आपस में कुछ बातें कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर, और सब सब चीज़ों को लेकर कंसर्न फील कर रहे थे। साथ ही साथ जिन राज्य में क्या होगा उसके बारे में भी वो लोग सोच रहे थे। वहाँ पता नहीं कहाँ से अचानक हमला हो गया, जिस हमले की उन्होंने कभी ऐसी सोचा भी नहीं था कि जियांग राज्य पर कभी गुसु राज्य हमला कर देगा। उस हमले में काफी लोग घायल हुए और वहाँ पर युद्ध की शुरुआत हुई। वो युद्ध काफी लंबा चला और उस युद्ध के लंबे चलने का एक महत्वपूर्ण कारण था जियांग राज्य के दो राजकुमार वी वुशियान और जियांग चेंग, जो दोनों डट कर खड़े हुए थे हर किसी का सामना करने के लिए और लड़ रहे थे बेनिडर होकर, और बस लड़े ही जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दोनों ही ओमेगास थे। दोनों की लड़ाई लड़ने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था और किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाला था। उन दोनों की वजह से सारा युद्ध एक तरीके से एक पड़ले में झूल रहा था और जियांग राज्य को हरा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके चलते लान वांग जी, जिसने अपना ही कुछ षड्यंत्र टाइप का रचा, जिसमें उसने धोखे से मैडम यू और जियांग फैमियन को बंदी बना लिया, जिसके चलते दोनों राजकुमारों को पकड़ लिया गया। इसके बाद उसने उन लोगों से संधि की जिसमें था कि अब वो जियांग राज्य के सिर्फ बड़ी राजकुमारी से नहीं, जिसने उसे छोड़कर किसी और राजकुमार को चुन लिया, उससे अकेले शादी नहीं करेगा, बल्कि इस छोटे ओमेगा को, जिसका नाम वी वुशियान है, उसे अपना एम्प्रेस बनाएगा। विंग को इतना गुस्सा आया इस चीज पर कि उसका मन कर रहा था कि एम्परर को जान से मार डाले। एक तो उसने उसकी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच लिया है, उसकी बहन प्रेग्नेंट है और इस हालत में कैसे महाराज किसी और की प्रेग्नेंट वाइफ से शादी कर सकता है। विंग को बहुत गुस्सा आया था और इसी के चलते उसने उसी समय खंजर निकालकर वांग जी के हाथ पर मार दिया था। वांग जी ने विंग को हाथ से पकड़ा और उसकी कमर पर उस हाथ को मोड़ दिया और कहा, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। तुम्हें तो मैं हमारी शादी की रात को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। तुम देखना, तुम मेरे नाम से जब चिल्लाओगे तो मैं
उस चीज का आनंद लूंगा। वांग जी एक घमंड में चूर चूर राजा था, जिसे कभी भी किसी ने मना नहीं किया था। उसे स्ट्रिक्ट रूल्स में रखा जरूर गया है, लेकिन उसे रिस्पेक्ट भी मिली है। और कभी उसने सोचा भी नहीं था कि कोई ओमेगा जो इतने कमजोर होते हैं वो उसे इस तरीके से मोलेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भी पूरे राज्य के सामने। पहली बड़ी बहन जो कि उसके शादी के प्रस्ताव को छोड़कर किसी मामूली से जिनसेक के राजकुमार के साथ भाग गई, और दूसरा ये वी वुशियान जिसे वांग जी ने खुद एम्प्रेस बनाने का प्रस्ताव दिया, वो वांग जी के ऊपर खंजर से हमला कर रहा है। तो कैसे वांग जी इसे छोड़ सकता था? वांग जी ने कह दिया था कि शादी तो अब होकर रहेगी, और उस समय उसने अपने गार्ड्स को बुलाया था और वो सैनिक यान ली को जबरन पकड़ के ले आए थे गुसु राज्य में। साथ ही वांग जी विंग के दोनों हाथों को बांधकर और उसके पैरों को बांधकर उसे भी अपने घोड़े पर डालकर ले आया था गुसु राज्य में। वो जबरदस्ती लेकर आया था, विंग की मर्जी से नहीं। वांग जी विंग को उठाकर तो ले आया था, साथ ही साथ उसे एक कमरे में बंद भी कर दिया था। पर विंग जिसने वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, एक बार तो उसने पूरे कमरे में जितने भी सामान रखे हुए थे कांच के सारे तोड़ दिए थे। हालांकि उसके पैर और हाथ दोनों बंधे हुए थे, फिर भी वो खिसक खिसक कर सारे सामान को तोड़ चुका था। विंग बहुत एग्रेसिव है, ये वांग जी को पता चल चुका था। वांग जी ने फिर विंग को काल कोठरी में डलवाया था। वहां पर भी विंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने काल कोठरी के दीवारों पर घिस घिस कर अपने हाथों की रस्सियों को तोड़ दिया था, जहां पर उसके हाथों में भी बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। फिर भी विंग को उस चीज की परवाह नहीं थी, बल्कि उसने उन रस्सियों को तोड़ दिया था, अपने पैरों की रस्सियों को काट दिया था और वहां से भागने की पूरी कोशिश करने लगा था। वो इस राजा के चंगुल से खुद को, उसकी बहन को और पूरे राज्य को बचाकर रहेगा। वांग जी तब वहां आया था और उसने कहा था, तुम लाख बार भागने की कोशिश करो पर तुम भाग नहीं पाओगे। तुमने मुझे लान वांग जी को, एम्परर लान वांग जी को चुनौती देने का क्राइम किया है। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। विंग जिसने हंसते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने आप को राजा कहते हो? सच में? क्या तुम राजा बनने के लायक हो भी? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह यूं कैद में रखोगे और मुझे अपना बना लोगे? ये कभी नहीं हो सकता। तुम देखना, मैं एक दिन तुम्हें जान से जरूर मार दूंगा। तुम अपने घर में एक सांप पाल रहे हो जो कि तुम्हें किसी भी पल डस लेगा। तुम एक तरीके से जहर के पौधे को अपने ही घर में लाकर बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हें, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे परिवार, हर किसी को खत्म करके रख देगा। मैं वी वुशियान ये कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें जान से मारे बिना चैन से सांस नहीं लूंगा, और जब तक तुम मर नहीं जाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस ये सुनने की देर थी। वांग जी जो बहुत खुश हो गया और उसने सैनिकों को बुलाया और कहा, इसे बाहर निकालो, मुझे इससे शादी करनी है। सबके सामने मैं इससे शादी करूंगा और इसे एम्प्रेस बनाऊंगा। और रही बात तुम्हारे यहाँ से भागने की, तो तुम भाग भी जाओगे तो मैं तुम्हें दोबारा पकड़ कर लाऊंगा। और एक बात भूलना मत, तुम्हारी बड़ी बहन यहीं पर है। विंग जो बस वांग जी को देखे जा रहा था घूर घूर कर, पर उसने कुछ नहीं कहा। सैनिक उसे पकड़ रहे थे, पर वांग जी जिसने उन सैनिकों के हाथ ही काट दिए तलवार से। पहले तो वांग जी को ये फर्क नहीं पड़ रहा था युद्ध के दौरान, लेकिन जब से उसने ये घोषणा की है कि वो वी वुशियान को अपना एम्प्रेस बनाएगा, तब से उसे हर एक चीज से फर्क पड़ता है। कि वी वुशियान को कोई और हाथ लगाए, ये वांग जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और इसी चक्कर में उसने अपने खुद के सैनिकों के हाथ काट दिए थे। जो कि ये खबर पूरे महल में तूफान की तरह फैल गई थी कि लान वांग जी एक ओमेगा लड़के को लेकर आया है जो कि तकरीबन 18-19 साल का है, और वो ओमेगा वांग जी को चैलेंज पे चैलेंज किया जा रहा है और वांग जी उसके लिए पागल हुए जा रहा है। एम्परर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एम्परर ने उन सारे सैनिकों के हाथ काट दिए हैं जिन्होंने उस लड़के को हाथ लगाया था। ये बात पूरी तरह से महल में फैल चुकी थी आग की तरह। दूसरा वांग जी जो विंग को बिना टच किए उसे अपने खुद के कमरे में लेकर आया था। वांग जी जब उसे अपने खुद के कमरे में लेकर आया, तब वांग जी कहता है, माय एम्प्रेस ये मेरा कमरा है, तुम्हें अच्छा तो लगा ना, हम लोग इसी कमरे में रहेंगे एक साथ। विंग जिसने अपनी तलवार को समन किया और तुरंत ही वांग जी के ऊपर हमला कर दिया। वांग जी ने खुद को डिफेंड किया अपनी खुद की स्वॉर्ड से।
यहाँ पर वांग जी और विंग वांग जी के खुद के कमरे में बुरी तरीके से स्वॉर्ड से लड़ रहे थे। वांग जी खुद को बस प्रोटेक्ट कर रहा था, वो खुद को डिफेंड किए जा रहा था। एक बार भी उसने पलटवार नहीं किया, लेकिन विंग जो पूरे गुस्से में पूरी ताकत के साथ वांग जी पर वार पे वार किए जा रहा था, क्योंकि उसे इस एम्पायर पर बहुत गुस्सा आ रही है। ऐसा इंसान एम्परर हो भी कैसे सकता है जो किसी की भावनाओं को ना समझे और बस अपने घमंड में आकर किसी की ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद कर दे। कितना घटिया इंसान है, ये विंग के दिमाग में था और इसलिए विंग बार बार वांग जी के ऊपर हमला किए ही जा रहा था। पर यह हमला तब रुकता है जब वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और कोई उन्हें रुकने के लिए कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। तब जाकर वो दोनों वहाँ देखते हैं विंग की तलवार अभी भी वांग जी के ऊपर थी और वांग जी की तलवार जो विंग की तलवार को रोके हुए थी। अगर थोड़ा सा भी वांग जी की तलवार अगर झुक गई ना तो वांग जी का गला उसके धड़ से अलग हो जाएगा। वहाँ पर पूर्व महाराज चिंगेनजुन थे जो वहाँ खड़े हुए थे। वो वहाँ आ चुके थे जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। विंग जो उनके पास आता है और कहता है, महाराज आपके बेटे ने बहुत गलत किया है। भले मेरी कोई औकात ना हो आपके सामने कुछ बोलने की, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार पर उंगली भी उठाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने सबके सामने मेरी बहन जो किसी और के साथ, बस हम कुछ और नहीं सुनना चाहते। एम्परर लानवांग जी, आप हमारे साथ आइए, हम आपसे अकेले में बात करेंगे। और आप वी वुशियान इसी कमरे में अकेले रहिए जब तक कि हम यहाँ वापस आकर आपको अपना फैसला नहीं सुना देते। विंग जिसने वो करते हुए कहा, जी महाराज। विंग को महाराज पर पूरा भरोसा है। पूर्व महाराज इतने बुरे इंसान नहीं थे, क्योंकि पूर्व महाराज के शासनकाल में वो खुद भी तो बच्चा था ना, तो उसने पूरा सब कुछ देखा है, अपने माता पिता से सुना भी है। और जब से ये नया महाराज बना है तब से वो बहुत कुछ और सुनता हुआ आ रहा है। नया महाराज कितना ज़्यादा क्रूल है ये भी उसने सुना हुआ है। इसके बाद विंग देखता है कि महाराज यानी एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चला गया तब जाकर विंग को थोड़ा सी तसल्ली मिली और विंग वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर तक वहाँ बैठने के बाद में उसे चैन नहीं मिला, तो विंग उस कमरे को देखने लगा। ये कमरा कितनी नज़ाकत से सजाया गया है, हर एक चीज़ बहुत ही सटीकता से एक स्थान पर रखी गई है। ऐसा लगता है यहाँ पर हर एक चीज़ को रखने के पीछे भी वास्तु का इस्तेमाल किया गया है। कुछ विशेषज्ञों ने मिलकर इस कमरे को बनाया है। इस कमरे का जो अंदर का आंकड़ा है वो भी उन्होंने ही बनाया है। ये सोचते हुए विंग जिसने वहाँ पर रखी हर एक चीज़ को उठा कर फेंकना चालू कर दिया। वो उसे तोड़ता जा रहा था, हर एक चीज़ को तोड़ रहा था। फिर उसने वांग जी के कपड़े देखे जो वहीं पर रखे हुए थे। विंग ने तलवार के एक बार से सारे के सारे कपड़ों के चिंदी कर दिए थे। सारे कपड़ों के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हो गए थे। ऐसा कह सकते हैं कि वांग जी का एक हैवी भारी सा रोब, जिसके एक रोब के टुकड़े कम से कम 100 हुए होंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे रोब्स थे जिनके काफ़ी सारे टुकड़े हो चुके थे। वांग जी के जेड पेंडेंट भी वहाँ रखे हुए थे, काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, गहने रखे हुए थे, वो भी विंग ने ऐसे ही तोड़ दिए थे। वांग जी के बेड जिसको उसने तलवार से काट दिया था, और काफ़ी सारी चीज़ें जो उस कमरे की उसने बिगाड़ दी थी। फिर उसने विंडो के बाहर देखा जहाँ पर एक साफ मैदान दिखाई दे रहा था, और वहाँ पर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे जो कि शायद औषधि और फूलों के थे। तो विंग तुरंत कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन महाराज के आदेश की वजह से विंग को बाहर जाने नहीं दिया जाता है। विंग को जाकर उन सारे पौधों को काट देना है, क्योंकि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके अंदर ऐसा कुछ करने की। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग किसी की बात नहीं मान रहा था, लेकिन फिर एक सैनिक ने कहा, महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं, प्लीज़ राजकुमार मान जाइए, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी जान खतरे में मत डालिए। अगर हमने आपको जाने दिया तो वो हमें मार डालेंगे। और वैसे भी एम्परर बहुत क्रूल हैं। जैसे ही एम्परर का नाम आता है विंग जिसका पारा फट जाता है और वो कहता है, एम्परर एम्परर एम्परर, कैसा एम्परर, किस तरह का एम्परर है जिससे उसकी खुद की प्रजा डरती है, उसके खुद के महल के सैनिक डरते हैं। मैं इस एम्परर को एम्परर नहीं मानता, और अगर फिर से ये मेरे सामने आया तो मैं सच में इसे जान से मार डालूंगा। विंग ऐसा बोलता है और अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर महाराज आते हैं, वांग जी के फादर चिंगहेंजुन वो आते हैं। वो विंग को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने महल में, जहाँ विंग उनके महल में जाकर उनसे कहता है, महाराज मुझे जाने दीजिए और मेरी बहन को भी छोड़ दीजिए।
तभी महाराज कहते हैं, मुझे वांग जी ने उसका पक्ष बताया है, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हारा पक्ष क्या है? मैं एम्परर की बात जान करके फैसला नहीं ले सकता। राजकुमार, बताइए क्या बात है? विंग फिर पूरा मामला बता देता है, कैसे महाराज से याली ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी, और उस राजकुमार के साथ जाकर उसने शादी कर ली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अब उस राजकुमार के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। और दूसरी बात यह है कि विंग को वो ज़बरदस्ती यहाँ उठाकर लेकर आया है। विंग की कोई इच्छा नहीं है यहाँ शादी करने की। महाराज जिन्होंने विंग को वहीं बैठाया और उसे कुछ समझाया, जो बातें विंग के दिमाग में कहीं भी, पर विंग जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा, पर मैं ऐसा क्यों करूं? आप भी ये चीज़ जानते हैं। विंग ऐसा बोलते हुए रोने लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। महाराज जिन्होंने कहा, राजकुमार, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अब एम्परर मैं नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं रखता हूँ, और मेरे शब्द इतने मायने भी नहीं रखते। एम्परर अब वांग जी है, उसकी बात मानी जाएगी, और एम्परर की हर बात हर किसी को माननी पड़ेगी। इसलिए जो मैंने आपसे कहा है आप वो कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। पर हाँ, हमारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विंग कहता है, जो आपने कहा मैं वो करने को तैयार हूँ, और मैं इस बात की शपथ लेता हूँ कि आपके बेटे को जान से मार कर ही मैं इस महल से निकलूंगा। महाराज विंग को रोकते रह जाते हैं, पर विंग कहता है कि अब वो नहीं रोकेगा। विंग ऐसा बोलकर उस महल से बाहर निकल आता है। जैसे ही विंग उस महल से बाहर निकलता है, वहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक खड़े थे, साथ ही साथ स्वयं एम्परर भी वहाँ पर खड़े हुए थे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ एम्प्रेस? कुछ कहा पिताजी ने, या तुम्हें कुछ समझा दिया है? और अब तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं? विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा, और तुम्हारे साथ रहकर ही तुम्हें मार डालूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है वांग जी। वांग जी का उसने सबके सामने नाम लिया था, जिसकी वजह से वांग जी काफ़ी एकदम ऐसा होता है ना, अच्छा महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कोई हमें हमारी टक्कर का मिल जाता है, तो वैसा फील होता है वांग जी को। और बाकी लोग बस हैरान थे और बस काँप रहे थे थर थर कि वांग जी अब इस लड़के को कुछ कर न दे, इस राजकुमार का कुछ बिगाड़ न दे। पर वांग जी मुस्कुराते हुए बोलता है, जैसे तुम्हारी इच्छा माय एम्प्रेस, क्या अब तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हमें शादी करने की तैयारी करनी है। विंग अपने कपड़ों से, अपने रूप से खंजर निकालता है और कहता है, शादी तो ज़रूर होगी तुम्हारी मेरे साथ, पर मेरे मरने के बाद। वांग जी समझने में थोड़ा सा चूक गया, और विंग जिसने अपने हाथ को काट लिया, जिसकी वजह से वहाँ से काफ़ी सारा खून निकलने लगा। विंग ने ये उपाय अपने जियांग जो राज्य है वहाँ की पुस्तकालय में पढ़ा था, और किसी को बहुत जल्द से जल्द मारना हो तो उसके कलाई की नस को, जो हरी रंग की और नीली रंग की दिखती है, उन्हें काट देना चाहिए, तो वह इंसान बहुत जल्द मर जाता है। विंग वही करता है। वो किसी भी हालत में एम्प्रेस से शादी नहीं करना चाहता था। वांग जी तुरंत हीलर्स को बुलाता है और विंग को अपनी गोद में उठाकर लेके जाता है। विंग जो वहाँ पर बेजान सा पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें भी बंद नहीं हुई थी, वो बेहोश नहीं हुआ था, वो देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वांग जी ने कहा, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहता। एक बात याद रखना वांग जी, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा, तुम बचोगे नहीं। विंग ने खुले आम वांग जी को धमकी दी थी। हीलर्स भी कांप रहे थे, पर वांग जी जिन्होंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा उसे बचाओ, अगर वो नहीं बचा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। एम्परर की हर एक बात पत्थर की लकीर होती है, जो वो गुस्से में कहे वो भी, और अगर मामूली तरीके से कह दिया ना मजाक मजाक में, तो वो भी सच हो ही जाती है, क्योंकि वो उसे सच बनाते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि वो सबको मार डालेंगे तो सच में मार डालेंगे। विंग के हाथ का इलाज किया जा रहा था, कई प्रकार की औषधि बनाई जा रही थी, काफ़ी सारी औषधियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी वांग जी के पास में एक पहरेदार आता है और कहता है कि उसकी कॉन्क्यूमाइन में से एक कॉन्क्यूमाइन है जो कि वैद्य है, और वो किसी भी बीमारी का इलाज निकाल सकती है, साथ ही साथ वो किसी भी गहरे घाव को भर सकती है। वो वैन राज्य से आई है, जिसका नाम वेंचिंग है। वांग जी तुरंत उसे बुलवाता है और विंग का इलाज करवाता है। वेंचिंग सच में विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लगभग एक हफ्ते में विंग का हाथ कुछ हद तक ठीक होने लगा था, लेकिन विंग अब तलवार नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ को काट तो लिया था। विंग फिर अपने दूसरे हाथ से तलवार चलाने की पूरी कोशिश करता है। विंग ने अपने उसी हाथ को काटा था जिससे वो तलवार चलाता था। विंग अपने मन में कहता है,
विभूषण तू कितना बेवकूफ़ है, तुझे कितने मौके मिले हैं इस वांग जी को मारने के, इसी हाथ को काटना था। विंग उस दिन अपने उसी कमरे में आराम कर रहा था जो कि महाराज का कमरा है, जहाँ पर वेनचिंग आया करती है। वेनचिंग वहीं बैठी हुई थी विंग के पास में। विंग वेनचिंग से बात नहीं करता। वेनचिंग विंग के हाथ को देखती है, वहाँ पर कुछ औषधि लगाती है और कुछ पत्तियों की पट्टी बांध लगा देती है उसके हाथ पर। फिर उससे पूछती है, तुम महाराज की बात मान क्यों नहीं लेते? इतनी सारी कॉन्क्यूबाइंस में से उन्होंने सिर्फ तुम्हें चुना है एम्प्रेस के लिए। तुम एक बात सुनो और समझो, अगर तुम एक बार एम्प्रेस बन गए तो तुम अपनी बहन को वापस भेज सकते हो अपने राज्य, और बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस को भी फ्री करा सकते हो। विंग गुस्से में बोलता है, और मैं ऐसा क्यों करूं? जब लोग मेरी परवाह नहीं करते तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? वेनचिंग कहती है, अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो किसी की भी ज़िंदगी खुशहाल नहीं हो पाएगी। तुम्हें पता है, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ, पर मैं उसके साथ नहीं जा सकती, और उसकी वजह यही है क्योंकि मैं यहाँ कॉन्क्यूबाइन बनकर आई हूँ, और अगर मैं यहाँ से भाग गई तो मेरा राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं बस इतना उम्मीद करती हूँ तुम समझदार इंसान हो। अगर तुम एम्प्रेस बने तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, अपनी खुद की बहन की ज़िंदगी तुम बदल सकते हो। सबसे बड़ी बात, तुम अपने राज्य को सुरक्षित रख सकते हो। एम्प्रेस के पास एम्परर की जितनी ही पावर होती है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक दिन एम्परर को उसकी पोजीशन से हटा भी सकते हो। और एक बार अगर एम्परर अपने स्थान से हट गया तो सारा का सारा जितना पावर है तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। फिर तुम अपने हिसाब से लोगों की मदद कर सकते हो और सारे राज्य को सुरक्षित रख सकते हो। इस बेकार एम्परर से सबको छुटकारा दिला सकते हो। विंग का दिमाग इस तरफ चला नहीं था, पर फिर भी उसे घिन आती है वांग जी से। वो नहीं रहना चाहता उसके साथ। फिर भी उसने सोचा कि ये बात सही है, और इसीलिए उसने बोला कि वो इस बारे में सोचेगा। वैन किंग उस दिन उस रूम से बाहर निकलती है और महाराज के पास जाकर बो करती है और कहती है कि उसने सब कुछ समझा दिया है राजकुमार विभूषण को, और जो कुछ उसने कहा है इसके बाद शायद वो मान जाए शादी के लिए, पर इसकी वो कोई गारंटी नहीं दे सकती कि राजकुमार विभूषण महाराज को पसंद करेंगे। एम्परर को वो कभी एक वाइफ वाला प्यार दे पाएंगे, पर वो उससे शादी करने के लिए शायद मान जाएंगे। वांग जी उस दिन दोपहर में जाता है विभूषण के कमरे में, जहाँ पर विंग बैठा हुआ था अपने बाल खोलकर। विंग के पूरे बाल यूं ही बिखरे हुए थे, जो कि काफ़ी लंबे घने और काले थे, जिनमें आज वो रेड कलर का रिबन बंधा नहीं था। वांग जी वहाँ आता है और विंग के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, क्या सोचा मैं आया एम्प्रेस, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग वांग जी की तरफ एक नज़र देखता है और उसकी आंखों में ही था कि वो आंखों से ही वांग जी को जलाकर मार डालना चाहता हूँ। पर विंग कहता है, मेरी दासी म्यान उसे यहाँ बुलाओ। वांग जी को विंग ऑर्डर देता है। वांग जी विंग की तरफ बस देखता रहता है और फिर कहता है, मैं एम्परर हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। तुम सीधा मुझे आज्ञा दे रहे हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी को यहाँ लेकर आऊँ, पर तुम एम्प्रेस हो, होने वाले एम्प्रेस, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तुम मुझसे शादी करोगे? विंग इसका कोई जवाब नहीं देता, ना तो वो हाँ बोलता है और नहीं ना। इस साइलेंस को वांग जी हाँ में ले लेता है और वो बहुत खुश होकर वहाँ से निकलता है। पूरे राज्य में काफ़ी सारी मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं और ये बताया जाता है कि एम्परर बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, उनको उनकी एम्प्रेस मिलने वाली है। कॉन्क्यूबाइन से हटकर एम्परर फाइनली किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरे दिल से। ये बात जैसे ही पूरे राज्य में फैलती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वांग जी बहुत अच्छे से न्याय करता है, ये बात सच है, पर कभी कभी वो जब भी उसे कोई ऐसे चैलेंज करता है ना, तो वो भूल जाता है सारी चीज़ें, सारे एथिक्स वगैरह सब चीज़ें भूल जाता है वो। यही हुआ था उसके साथ। उसे विंग पहली नज़र में पसंद आया था और वो वहाँ पर जो युद्ध करने गया था वो युद्ध वो रोकने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे विंग बार बार लड़े जा रहा है तो उसका मन हुआ कि इसको लड़ने देना चाहिए। लेकिन सारी सिचुएशन इस तरीके से टर्न आउट हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला और उसने कितनी गड़बड़ कर दी है। वांग जी उस दिन बहुत खुश था। इसके बाद दूसरे दिन ही उन लोगों की शादी हो जाती है। विंग ने सारे रिचुअल्स फॉलो किए थे, सारे बोस लिए थे और टी भी पी थी वांग जी के साथ। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद में उसने एल्डर से आशीर्वाद भी लिया था और उसने कहा था एल्डर से आशीर्वाद लेते हुए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके महाराज को जल्द ही मार डालूं, और अगर ये आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कोई और आशीर्वाद देने की ज़रूरत भी नहीं है।
सारे जो बुजुर्ग लोग थे ना वो डर गए थे, एल्डर्स डर गए थे ये बात सुनकर। पर वांग जी तो हंसे जा रहा था, महाराज भी डर गए थे पर वांग जी फिर भी हंसे जा रहा था। यहाँ विंग खुले आम सबको धमकियां दे जा रहा है कि वो एम्परर को सच में जल्द से जल्द मिलेगा, और एम्परर को इस बात की कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो खुश हुए जा रहा है। उस रात वांग जी के साथ में विंग उसके कमरे में था। कमरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विंग जो कमरे में आता है, अपनी तलवार को समन करता है और पूरे डेकोरेशन को निस्तो नाबूद कर देता है। सारे फ्लावर्स को, पूरे बेड को, सब कुछ वो इतने तरीके से बिगाड़ देता है। वांग जी फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग के पास आता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, बाबे तुम इतना गुस्सा करते हो तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हो। विंग वांग जी को कोहनी मारता है उसके स्टमक में, जिससे वांग जी सच में पेन में करहा जाता है। विंग अपनी तलवार को वांग जी के गले की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे, है ना? वांग जी कहता है, तुम चाहो तो रह सकता हूँ, और हर वक्त मेरे पास एक मौका रहेगा तुम्हें जान से मार डालने का। विंग ये बोलता है और अपनी तलवार को वांग जी के गले की तरफ बढ़ा ही देता है, पर वांग जी एन मौके पर साइड हट जाता है, जिससे वो बच जाता है और विंग का निशाना चूक जाता है। विंग की तलवार नीचे फ्लोर पर गिर जाती है, एकदम अंदर तक धंस जाती है। विंग अपनी तलवार को खींचकर बाहर निकालता है और वांग जी की तरफ कर देता है, और वो वांग जी के हाथ को लगभग काट ही देता है। उसमें बहुत गहरा कट लगता है। वांग जी अपने शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, तुम सच में पागल हो गए हो विभूषण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं तुम्हारा फुजून हूँ, तुम कैसे मुझे मार सकते हो? विंग कहता है, फुजून, जबरदस्ती की शादी है ये, मेरी इच्छा से नहीं हुई है, और तुमने मेरे परिवार को तोड़ दिया, मेरी बहन को इतने दुख में रखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी अपनाऊंगा? कभी नहीं। ऐसा बोलकर विंग फिर से हमला करने लगा, पर इस बार वांग जी जिसने खुद को डिफेंड किया। फिर बाद में उसने विंग को हल्का सा पुश किया, जिससे विंग सच में पीछे की तरफ चला गया। विंग को तब एहसास हुआ कि वांग जी को वो ऐसे नहीं मार सकता, क्योंकि वांग जी सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी विंग ने हमला किया। वो अपनी आखिरी सांस तक लान वांग जी को मारने की कोशिश जारी रखेगा। विंग हमला किया जा रहा था। अब वांग जी को गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में उसने भी हमला करना चालू कर दिया, जिससे उसने अनजाने में विंग को स्टेप कर दिया उसके शोल्डर से। वहाँ से विंग की तलवार उसके हाथ से छूट गई। विंग ही कुंभे का है, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, पर वो एम्परर के सामने तो नहीं टिक पाएगा, ये वो पहले से जानता था। एम्परर ने उस पर हमला किया और वो इतने जल्दी हार भी गया। विंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई अपने ऊपर, पर फिर भी उसने तलवार को उठाने की कोशिश की। वांग जी ने विंग को आकर पकड़ लिया। वांग जी अपने घाव के बारे में भूल चुका था। उसने विंग को वहीं बेड पे बिठाया और हीलर को बुलाया। हीलर ने विंग को ट्रीट किया, पर वांग जी इसका कुछ ध्यान नहीं था अपने हाथ पर। हीलर ने उसे बताया कि वांग जी को भी चोट लगी है, तो वांग जी ने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया। हीलर के जाने के बाद में वांग जी विंग से कहता है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। विंग को पता था अब वो वांग जी को कैसे मारेगा, उसके हाथ में चोट लगी है। विंग अपना खंजर ढूंढता है, पर उसे अपना खंजर नहीं मिलता। वांग जी कहता है, सारे नुकीले औजार मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्या पता तुम फिर से खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करो। विंग जो वांग जी की तरफ बस देखे जा रहा था। वांग जी ने विंग की तलवार को भी एक तरीके से कहीं पर लॉक कर दिया था। विंग समन करता रह गया, पर उसकी तलवार उसके हाथ में नहीं आ रही थी, न ही विंग के पास कोई उसका खंजर था, जिसकी वजह से विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन विंग कुछ भी करके इस इंसान के साथ एक कमरे में तो नहीं रहेगा, तो विंग वांग जी की स्लीव को पकड़ता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। वैसे तो वांग जी में काफ़ी ज़्यादा वजन है और विंग उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं पड़ सकता, चाहे वो स्लीव पकड़े या फिर उसका हाथ पकड़ ले तब भी नहीं हिला सकता। पर फिर भी वांग जी खुद ही उठ गया। विंग ने वांग जी को स्लीव पकड़कर ही बाहर की तरफ एकदम धकेल दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में कभी नहीं रहूँगा, और ये मत सोचना मेरा हाथ में चोट लगी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं फिर से तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसा बोलकर उसने वांग जी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। वांग जी बस एक पेनफुल स्माइल के साथ में वहाँ से निकल गया था। इसके बाद दिन यूं ही गुजरने लगे थे, जहाँ पर हर पल वांग जी के ऊपर उसकी जान का खतरा मंडराता रहता था, जो कि कोई और नहीं विभूषण था। विभूषण अलग अलग तरह से वांग जी को मारने की कोशिश कर चुका था। विंग की जो सर्वेंट है म्याम मैन जो आ चुकी थी, जिस पर विंग ने कई बार अपना गुस्सा उतारा था। पहले वो म्याम मैन को इतना टॉर्चर नहीं करता था जितना वो अब कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, जो वो म्याम मैन के ऊपर कभी कभी उतार देता था। और बाद में फिर उससे माफ़ी तो नहीं मांगता था, लेकिन उसको ट्रीट ज़रूर करता था, उसका इलाज करवाता था।
मियामैन को पता है कि उसका मास्टर बहुत परेशान है आजकल और इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। और वैसे भी जब कोई इंसान सर्वेंट बनता है तो वो अपनी ज़िंदगी अपने मालिक के नाम कर देता है, चाहे मालिक उसे खुद से मार डाले या किसी और से मरवा दे, पर मालिक उसका मालिक ही रहता है। इसी के चलते मियामैन की सोच भी ऐसी ही थी। अभी काफ़ी समय बीत चुका था उनकी शादी को। अचानक एक दिन वांग जी जो कुछ खा रहा था उसने उसे थूक दिया, क्योंकि उसमें कुछ तो उसे अजीब लगा। और जब उसने उस खाने की जांच करवाई तो उसमें पता चला कि वहाँ पर काफ़ी सारा जहर मिलाया गया था। और वो जहर इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि अगर वांग जी एक एक अन्न का दाना भी अपने अपने निगल लेता ना तो वो मर जाता। वांग जी फिर भी बीमार पड़ गया था इसके बाद, जबकि उसने एक निवाला भी अपने माउथ के अंदर से अंदर निकला नहीं था, फिर भी वो बीमार पड़ गया था। और लगभग 15 दिन के बीमारी के बाद में उठा था। वो जहर बहुत ज़्यादा जहरीला था। विंग ने सामने से आकर कहा था कि वो जहर वो लेकर आया था और उसने खुद अपने हाथों से लान वांग जी के खाने में मिलाया था। इसके बाद से वांग जी का खाना हमेशा चेक होने लगा और चेक होकर ही वांग जी उस फूड को खाता था। इसके अलावा वो उस फूड को नहीं खाता था। कुछ भी हो, ये महाराज का हुक्म था तो वांग जी को तो मानना ही था। वांग जी वैसे भी इस हुक्म को ज़रूर मानेगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है, उसे जीना है विंग के साथ में। और उसने कभी भी विंग के साथ अकेले में बैठकर खाना खाने की कोशिश कभी भी नहीं की। विंग के लिए रोज़ कुछ ना कुछ खाना आया करता था वांग जी के कमरे में, पर विंग ने एक भी दिन उसे हाथ नहीं लगाया। वांग जी ने विंग की सारी पसंद नापसंद के बारे में पता लगाया, जहाँ पर उसे पता चला कि विंग को तालाब में जाकर खेलना, पानी से खेलना और मछलियाँ पकड़ना बहुत पसंद है। वांग जी ने विंग के लिए खासकर एक तालाब बनवाया था, वो भी उसके कमरे के बिल्कुल बाहर नीचे गार्डन में। और उसने वहाँ के सारे फूलों को तो पहले ही हटा दिया था, क्योंकि विंग ने एक दिन जा करके सारे फूलों को बर्बाद कर दिया था। वांग जी ने जब तालाब बनवाया था तब विंग ने देखा था, और जैसे ही उसमें मछलियाँ डाली गई विंग को बहुत गुस्सा आया। विंग उसी दिन उस तालाब में गया था और सारी मछलियों को उसने वहीं पर मार डाला था अपने तालिस्मान से। फिर वांग जी ने विंग के तालिस्मान को भी हटा दिया था, मतलब उसके कमरे से ही हटा दिया था विंग के तालिस्मान को ढूंढ ढूंढ कर। और वो विंग को एक तरीके से कैद करके रखे हुए था, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहा था, कहीं नहीं जाने देता था। बहुत बुरा हाल कर दिया था उसका। विंग को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी। विंग जिसने मियामैन से कहा कि वो घुटन महसूस कर रहा है जहाँ पर पैक होकर। वांग जी ने उस तालाब को फिर से सही करवा दिया था। विंग वहाँ कभी कभी जाता था और अब वो दोबारा मछलियों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे दया आ गई थी वांग जी के ऊपर, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सच में यहाँ का थोड़ा सा सुकून मिलता था। और उसे अगर जिस दिन लान वांग जी का चेहरा देखने को ना मिले ना, वो दिन उसका बहुत अच्छा गुजरता था। ऐसे ही एक दिन वांग जी जो विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ घुमाने के लिए ले जा रहा था, पर विंग मना करता है, तो वांग जी उसे ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठा लेता है। और जब वो लोग काफ़ी दूरी तक पहुंच जाते हैं और उतरते हैं एक जगह पर, और विंग गलती से कीचड़ में गिर जाता है, तो वो वांग जी को खुद भी कीचड़ में गिरा देता है। नहीं, विंग कीचड़ में नहीं गिरता है, विंग गिरने का नाटक करता है और वांग जी उसे बचाने जाता है, तो विंग उसे खुद धक्का देकर कीचड़ में गिरा देता है और पूरी तरीके से उसे वहाँ पर गंदा कर देता है, उसके सारे कपड़ों को। और वहाँ जा कर के विंग पहली बार हंसता है खुलकर। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, पर एक होता है ना किसी का मजाक उड़ाने के लिए, पर वांग जी को वो भी अच्छा लगा था। जब वांग जी वापस आया था तो बहुत बुरा हाल हुआ था और इस तरह से विंग को कई बार पनिशमेंट भी मिल चुकी थी, जैसे वांग जी के खाने में जहर मिलाने के लिए, वांग जी के ऊपर तलवार से हमला करने के लिए। और उस दिन जब वो घूमने गए थे घोड़े पर, तब उसने कीचड़ में डाला था वांग जी को और साथ ही साथ उसके शोल्डर पर, राइट शोल्डर पर हमला कर दिया था। उसकी शोल्डर ब्लेड को लगभग उसने काट ही दिया था, वो तो उसको टच करके निकल गई थी, इसलिए वांग जी की शोल्डर ब्लेड टूटने से बच गई, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता वांग जी का। उस दिन भी विंग को पनिशमेंट मिली थी, जिसके चलते वांग जी ने पनिशमेंट लिया था। इसके बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगा विंग के ऊपर। उसे बहुत गुस्सा आता था लिटरली, कि वो इस ओमेगा को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। और इसी के चलते वांग जी लगभग 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आया था अपने कमरे में, जहाँ पर विंग सोया हुआ था। वांग जी विंग के कमरे में घुस आया था, मतलब अपने खुद के कमरे में, जहाँ पर उसकी एम्प्रेस सो रहा था। वांग जी वहाँ आता है और वहाँ आकर विंग को देखता है। विंग की नींद तुरंत खुल गई। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पर वो कहता है, तुम यहाँ आकर के मरना चाहते हो? वांग जी विंग के पास आता है और उसकी नेक को ग्रैब कर लेता है, उसके बालों को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं एम्परर हूँ इस राज्य का। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं।
ऐसा बोलकर वांग जी विंग को वहीं पटक देता है बेड पर। इसके बाद वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते विंग को वो हर्ट कर देता है। विंग को बहुत बुरा लगता है ये सब होने के बाद में। वांग जी जब नेक्स्ट डे जागता है तो वो खुद को एकदम निकट पाता है और वो सामने देखता है कि विंग भी उसके पास में बहुत बुरी तरीके से घायल पड़ा हुआ है। विंग की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, पर हाँ, उसके चीक्स पर आंसू के काफ़ी सारे दाग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो किस तरीके से एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है, अपने लेग्स को हक करके, और सामने की तरफ देखे जा रहा है। विंग के बाल बिखरे हुए हैं, उसके फेस पर काफ़ी जगह चोटों के निशान हैं, थप्पड़ों के निशान हैं, और विंग की बॉडी पर काफ़ी जगह मार्क्स हैं। वांग जी देखता है, पर वांग जी ने विंग को मार्क नहीं किया था। ये उसने पता नहीं क्यों किया, लेकिन उसने विंग को मार्क नहीं किया था, पर उसने विंग के साथ में नाइट स्पेंड जरूर की है। वांग जी वहाँ से निकल गया और इसके 2 दिन बाद तक वांग जी विंग के सामने नहीं जा पाया, क्योंकि उसने जो किया वो सच में बहुत गलत था। वांग जी ने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाया है, और किसी ओमेगा की मर्जी के बिना उसे इस तरीके से छूना बहुत बुरी चीज़ है। वो ओमेगा शायद ज़िंदगी भर तक खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता है, उसे खुद से नफरत हो जाती है। वांग जी ये बात समझता है, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। मिया मैन जो विंग के साथ हर पल थी, वो विंग को ट्रीटमेंट दे रही थी, उसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर विंग जो कोई जवाब नहीं दे रहा था। विंग ने बस इतना कहा कि उसे कुछ शांति चाहिए। और लगभग 15 दिन पहले विंग ने अचानक मिया मैन से कहा कि उसे घूमने जाना है, वो बाहर थोड़ा टहलना चाहता है। मिया मैन एम्परर से परमिशन लेकर आई और विंग को लेकर के बाहर घूमने लगी। विंग जो महल के पीछे चला गया, उसे पता है महाराज का जो महल है, मतलब वांग जी के पिताजी का जो महल है, उसके पीछे एक कुआं है, जिसमें जा करके विंग वहाँ चला गया और उसने मिया मैन से कहा कि मिया मैन यहाँ से चली जाए। मिया मैन जो वहाँ से नहीं जा रही थी, पर विंग ने उसे बुरी तरीके से घूर कर कहा कि चली जाए। वहाँ पर वांग जी आ रहा था उसी समय, क्योंकि उसने गार्ड से कहा था कि विंग का पीछा करे और देखे कि वो क्या कर रहा है। इस समय में वांग जी जानता था कि हो सकता है विंग खुद को हर्ट कर ले, इसलिए वांग जी उसे देखने के लिए आया था। मिया मैन वहीं आ रही थी। वांग जी मिया मैन से पूछता है कि विंग कहाँ है, तो मिया मैन बताती है कि वो उस वेल के पास में है, उस कुएं के पास में है और वहाँ से नहीं आ रहा है। वांग जी जब वहाँ पहुँचा तो उसने विंग को देखा कि वो कुएं पर एकदम चढ़ गया है। वांग जी कहता है, वी वुशान, तुम क्या पागलपंती कर रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है जिसमें था कि मैं जीत गया, और विंग कहता है, तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहूँगा। ऐसा बोलकर वो उस कुएं में कूद जाता है। जैसे ही वो उसमें कूदता है, वांग जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो खुद भी उस कुएं के अंदर कूद जाता है। मिया मैन जिसने ये देख लिया था, तो वो चिल्ला चिल्ला कर गार्ड्स को बुला लेती है। गार्ड्स भी कुएं में उतरते हैं और कुछ टाइम बाद महाराज और एम्परर और एम्प्रेस दोनों को बाहर निकालते हैं। दोनों ही एक तरीके से पानी में डूब चुके थे। उन्हें तो ये समझ नहीं आया कि विंग डूबा कैसे, क्योंकि विंग को तो तैरना आता है ना। और मिया मैन भी इसी बात से शौक में थी। वांग जी खुद भी डूब चुका था। वांग जी की आंखें तो उसी दिन शाम तक खुल गई थी, पर विंग की नहीं। और वांग जी जब जागा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वांग जी को उनके शाही वैद्य ने बताया कि एम्प्रेस पूरे 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट थे और अब उनका बच्चा मर चुका है, वो भी उस कुएं में अचानक से कूदने के बाद में सफोकेशन की वजह से वो मर गया है। वांग जी को इस चीज़ का बहुत गिल्ट था, उसे बहुत दुख हुआ, और उस दिन से वो विंग के पास रहता था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा रहता था, हमेशा उसे चेक करता रहता था, हमेशा डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर घूमता रहता था विंग की जांच पड़ताल पूछने के लिए। और वहाँ पर मिया मैन जो रहती थी, खासकर मिया मानी थी जो उस कमरे में जाने की परमिशन पा पाई थी अब तक। वेंचिंग को भी मना कर दिया गया था उस कमरे में जाने से। उसने विंग को ट्रीट किया था, पर अब वांग जी का था कि विंग जब तक उठेगा नहीं ना, तब तक कोई और उस कमरे में जाएगा नहीं। वांग जी खुद भी उस कमरे में कभी कहीं जाया करता था, ज़्यादा नहीं। ये उसकी बैक स्टोरी थी जो वांग जी अभी सोच रहा था, और यही सोचते सोचते वो सो चुका था विंग को गले लगाकर। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट। आई नो आपको लगा होगा कि थोड़ा सा छोटा है कंपैरिजन टू यस्टरडे, पर क्या करूँ, आज का काम चला लो यार, कल मैं थोड़ा सा लॉन्ग लेकर आऊँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रिटायर टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।